अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं आपका होस्ट उमर खुर्रम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एएमएल और सीएफटी रेगुलेशंस में जैसे रोल ऑफ इंस्टीट्यूट्स आ गया, इसी तरह एक रोल ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ का आपने नाम अक्सर सुना होगा अखबारों में, खबरों में। एफएटीएफ क्या होता है? अगर आप इस बारे में खुद भी मालूमात रखते हैं तो प्लीज अपने कमेंट्स में हमें आगाह कीजिएगा। एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देखने, पकड़ने का इदारा है। ये सारे मुल्कों के लिए एक ही इदारा बना है, जैसे वर्ल्ड बैंक एक इदारा है, आईएमएफ एक इदारा है जो ग्लोबली काम करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जैसे वो एशिया की डेवलपमेंटल प्रोग्रेस पे काम करती है। तो इसी तरह ये एफएटीएफ एक टास्क फोर्स ऐसी है जो ग्लोबली इस चीज पे काम करती है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, एक्टिविटीज को गवर्न करती है, और हर मुल्क के और उन शोबों से और उन इदारों से मुंसलिक होती है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मामला है। और फिर ये अपनी रिसर्च उन इदारों के साथ मिलकर तहकीक करना और इस चीज की जांच पड़ताल में लगते हैं कि कोई ये पैसों की आमदोरफ्त ऐसी तो नहीं हो रही जो गैर अखलाकी, गैर म्यारी या किसी शिद्दत पसंदी यानी कि टेररिज्म फंडिंग में जा रही हो। पिछले कुछ अरसे में आपने ये नाम बड़ा सुना होगा पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फलाना मुल्क ग्रे लिस्ट में जा रहा है या चला गया या निकल रहा है। तो ये सारी चीजें उसी का हिस्सा हैं। ये अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी रिपोर्ट्स के तहत फिर उस मुल्क के कवानीन को बेहतर बनाने के लिए या तो उसको मॉनिटरिंग टाइम देते हैं या उसको कंप्लाइंस टाइम देते हैं, और जब तक उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, कि ताकि इनसे अच्छा, अब इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप किस लिस्ट में फॉल करते हैं एफएटीएफ की, आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो उसी हिसाब से काम करता है, वो रुक जाता है या वो आना शुरू हो जाता है। अगर उनको पता है कि आपकी आम सरमायाकारी महफूज है, सही हाथों में है, सही तरक्याती कामों में लग रही है, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं जा रही, तो आपको बाहर से भी पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपको एक इदारा, इंटरनेशनल रिकग्नाइज इदारा, ये कह दे कि जी आपके पैसे जो आपके मुल्क का असासे हैं वो किसी शिद्दत पसंदी में इस्तेमाल होते हैं, तो फिर बाहर के लोग आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आप तो फिर इसका मतलब शिद्दत पसंदी बढ़ा रहे हैं अपने मुल्क में से। तो ये एक पूरा एफएटीएफ का रोल होता है, रिसर्च करना, मुख्तलिफ इदारों और मुल्कों के साथ उनके कानूनी कार्रवाइयों में आगे पेशरफ लाना। और इसके अलावा अगर इसी से मुंसलिक हम बात करें, जो हमने अभी जिक्र भी किया, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, सीडीडी या ईडीडी, इनहेंस ड्यू डिलीजेंस, ये वही कस्टमर्स की जांच पड़ताल होती है। इसके अमूमन 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज वो है जब आप किसी इदारे के साथ पहली दफा रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, यानी कि पहली दफा अकाउंट खोलने जा रहे हैं, चाहे आप इनफरादी हैं चाहे आप कॉर्पोरेट इदारा हैं। एक है आपकी कोई एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन के दौरान, या ऐसा आ गया कि आप हर दूसरे दिन पैसे, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे जा रहे हैं, या कोई भी चीज एबनॉर्मली अगर वो इदारा महसूस करता है आपकी ट्रांजेक्शन में। और एक यही चीज तीसरी स्टेज पे आती है, एक पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी के साथ हर 2 4 5 साल में वो आपसे आपकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इदारा मांगता है ऑन बिहाफ ऑफ योर अकाउंट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, किसी भी तरह का आपने उनसे फाइनेंशियल लेन देन रखा हुआ है, तो वो आपकी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपकी चीजें मांगते हैं। तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जिसके पीछे उन कंपनियों को, इदारों को कंप्लाइंस करना, और हमारा बाहैसियत एक जिम्मेदार शहरी नेशनल लेवल पे हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम भी उन इदारों की जरूरत को पूरा करें टाइमली, कि हम अपने शनाख्ती कार्ड जब एक्सपायर हो जाए उसको अपडेट करा लें। अगर हमारे एड्रेस में चेंज आ गया, हमारे टेलीफोन नंबर्स में चेंज आ गया, हमारी ईमेल आईडीज में चेंज आ गया, तो हम उसको खुद ही टाइमली अपडेट करा लें, बजाय इसके कि इदारा हमसे खुद मांगे। इसी तरह फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग आपकी चेंज हो जाती है। आज मैंने एक अकाउंट खोला, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए थी, 5 साल मैंने मुख्तलिफ कंपनीज में काम किया, तरक्कियां होती गई, मेरी प्रमोशन हुई, अब मेरी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए हो गई है। तो अब मेरा जो अकाउंट चला आ रहा था वो वही 50,000 रुपए की प्रोफाइल पे चला आ रहा था, तो उसको या तो मैं अपडेट कराऊं या कंपनी अपने पीरियोडिक रेफरेंस में उसको साइकिल के तहत आपसे अपडेट मांगती है। अक्सर लोग इस पर थोड़ा सा नाराज होते हैं कि क्यों मांग रहे हैं, हमने दिया था जब अकाउंट खोला था। बेशक दिया था, सारी चीजें हुई थी उस वक्त भी, लेकिन ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको आपने टाइमली पूरा करना होता है हर कुछ अर्से में। इसकी बेसिस पे ही आपकी मार्किंग होती है, कस्टमर्स की मार्किंग होती है इदारे के अंदर कि ये कस्टमर हाई रिस्क प्रोफाइल है, मीडियम रिस्क प्रोफाइल है, मतलब डिपेंडिंग कि उसका कारोबार क्या है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके पास इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फंड्स क्या है, उसकी बेसिस पे। पॉलिटिकली एक्सपोज तो नहीं है, कोई सीनियर पोजीशन पे तो नहीं है, और बहुत सारे सवाल आप अकाउंट ओपनिंग में भी इसको देख सकते हैं। और मैंने जैसे बताया ये पूरा प्रोसेस है एमएलसीएफटी रेगुलेशन के तहत, जिसमें ये मैंने जितनी बातें की, अगर मैं उसको समराइज करूं तो मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को वैलिडेट करना, आपकी एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन, सीडीडी
का पूरा प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल्स बनाना, कस्टमर के कंट्रोल्स, एफएटीएफ का जो रोल है, ये सारी चीज़ों को अगर कंक्लूड करें तो इसके पीछे वही वाली बात आती है कि आपके मुल्क में अगर ये चीज़, आपके इदारे में ये चीज़ अगर अप टू मार्क है, अच्छी है, तो उस इदारे को उस मुल्क की तरफ से और उस मुल्क को दूसरे मुल्कों की तरफ से कोई खतरात या कोई शुबहात नहीं होते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से। तो दोस्तों, ये आज का एक टॉपिक था, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बराह रास्त किसी इन्वेस्टर से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन एक मालूमात के ज़मरे में बहुत अच्छी काम की चीज़ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल देर ना करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके कमेंट्स का हमें मजीद इंतजार रहेगा और उसी हिसाब से हम अपने नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए।